हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ दीपू कुमार आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो इसमें आज हम लोग ग्रेगनार्ड रिएजेंट के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने ग्रेगनार्ड रिएजेंट से इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद के जो भी फर्दर टॉपिक है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेगनार्ड रिएजेंट के बारे में देखेंगे। इसमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो भी ग्रेगनार्ड रिएजेंट होते हैं वो एक बेस की तरह काम करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस से जो लेक्चर में देखा कि जो हम लोगों ने बहुत तरह के रिएक्शन देखा, तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट है वो एक बेस की तरह वर्क करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ और मेन पॉइंट्स भी देखेंगे। एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको तो हम लोग समझ ही रहे हैं। ए बेस इज ए केमिकल स्पीसीज दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आप लोग समझते हो, और एक्सट्रैक्ट ए प्रोटॉन। जो भी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा, तो वो एज ए बेस वर्क करेगा या बाहर से किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन। बाहर से किसी प्रोटॉन को निकालेगा अपने अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बेस बोलते हैं, ये आप लोग जानते हो। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस किसके किसके साथ में ऐसा वर्क करता है? तो वाटर के साथ में ऐसा करता है, एल्कोहल के साथ में ऐसा करता है, अमोनिया के साथ में ऐसा करता है, अमीन के साथ में ऐसा करता है, RSH और H2S के इन सब के साथ में एज ए स्ट्रॉन्ग बेस ये एक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तरह से वो वर्क करते हैं, और वो किन के साथ में ऐसे बिहेवियर शो करते हैं? तो वो इनके साथ में बिहेवियर शो करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, और हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनके जो आउटकम क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो वो हम रिएक्शन विथ वाटर में देखेंगे। ग्रेगनार्ड रिएजेंट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो किस तरह का रिस्पॉन्स देगा? तो देखिए, ये आप लोग समझ रहे हो कि RMgX ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर देखिए RMgX, इसको हम लोग ग्रेगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। R क्या है? तो R है कोई हेलोजन, सॉरी हेलोजन नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसको अल्केन मान सकते हैं, अल्केन है। और Mg क्या है? ये एक मेटल है। हम लोगों ने पहले देखा कि Mg क्या होते हैं? वो मेटल होते हैं, मैग्नीशियम। और X क्या है? यहाँ पर ये हेलोजन है। तो यहाँ आप लोग समझ रहे हो कि RMgX ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट है, इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? RH मिलेगा, मतलब ये हाइड्रोकार्बन हम लोग को मिलेगा, और MgX OH ऐसा हम लोग को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होते हैं, इनके जो मैकेनिज्म है क्या है, ये कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो हम लोग अब मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये है ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो जो R होते हैं, तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो R होते हैं इनके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जो MgX होते हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जो MgX होते हैं इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से करा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो H2O है, वाटर से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक H+ हम लोग कंसिडर करेंगे और OH-। तो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, आप लोग देख रहे हो, और OH के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होंगे। तो इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और MgOH हम लोग को मिलेंगे। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, वो ए मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और MgOH ये बनाते हैं। तो ये मैकेनिज्म को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, इनमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। वेनाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव वेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड which on further hydrolyze give alkanes। इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि जो विनाइल क्लोराइड होते हैं, यहाँ जो हेलोजन है, यहाँ पर आप लोग क्लोरीन को ले लोगे तो विनाइल क्लोराइड को ये बता रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब भी रिएक्ट कराएंगे तो क्या होंगे, विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग को विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेंगे और हम लोग को, और इसका जब भी हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हम लोग को अल्केन्स मिलेंगे। इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, CH2 CHCl, ये है विनाइल क्लोराइड, Mg से रिएक्ट कराएंगे तो इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट हम लोग को फाइंड होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग स्टूडेंट्स अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी अल्कोहल से हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये ऐसा जब भी होगा तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। ये सारे रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और MgXOR डैश, इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये रिएक्शन है, एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो R के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज होंगे, और जो MgX है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इसके हम लोग एल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और MgOR डैश X हम लोग को इस तरह से एज ए प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। एज एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो, C6H5 MgCl, इसके रिएक्शन हम लोग एल्कोहल से कराएं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो C6H6 हम लोग को मिले और MgOCH3Cl एज ए प्रोडक्ट हम लोग को मिले। तो स्टूडेंट्स ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्कोहल से रिएक्शन, और उसके मैकेनिज्म को भी हम लोगों ने देख लिया, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होते हैं। सो स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को आप लोग खोज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया से रिएक्शन होगा तो ये तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा, तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और MgX इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, इसके हम लोग अब मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होंगे और MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इसके हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होंगे, तो देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि R के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है और MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पास जो ये अमोनिया है, तो अमोनिया वो किस तरह से इसका ब्रेकिंग होगा, तो ये भी H+ में H+ और NH2-। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से ब्रेक होगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कैसे ब्रेक होगा, वो R और MgX ऐसे ब्रेक होगा, R- और MgX+ के रूप में ये ब्रेक होगा। जो अमोनिया है वो कैसे ब्रेक होगा, तो H+ और NH2 के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो R है तो R-
इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा? तो ये H+ से अट्रैक्ट होगा, इससे अट्रैक्ट होगा और कंबाइन कर लेगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा। R में H कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से, जो ये R है इसमें H कंबाइन हो जाएंगे, तो हम लोग को इस तरह से हाइड्रोकार्बन फाइंड होंगे। और यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो MgX है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो NH2 है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कंबाइन कर जाएंगे और इस तरह से हम लोग को MgNH2X इस तरह से हम लोग को एज ए प्रोडक्ट फाइंड होगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। ये डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, अगर प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर आए होंगे, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से नोट बनाए होंगे, तो इस सारे कंसेप्ट को आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, CH3CH2 MgBr, ये हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया से रिएक्ट कराएं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएं, तो हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन कंबाइंड हो गए और इस तरह से हम लोग को MgNH2Br के फॉर्म में हम लोग को कंपाउंड मिला। सो स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया से रिएक्शन किस तरह के होते हैं इसको हम लोगों ने कंप्लीटली समझ लिया है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमीन से रिएक्शन कराएंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमीन से रिएक्शन कराएंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो उसको भी हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो इससे हम लोग को किस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे? पहले हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, फिर MgX NHR डैश हम लोग को मिलेंगे। ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग अब मैकेनिज्म को देखेंगे। तो यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेंगे और MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और यहाँ हम लोग अमीन से रिएक्ट कराएंगे। तो जो अमीन्स रहेंगे वो किस तरह से ब्रेक होंगे? तो वो इस तरह से ब्रेक होंगे, H+ के फॉर्म में होंगे, जो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और NHR डैश के फॉर्म में ब्रेक होंगे जिसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेंगे। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इस तरह से ब्रेक होंगे, R और MgX, और जो अमीन्स रहेंगे वो H+ और NHR डैश के फॉर्म में ब्रेक होंगे और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो ऐसा होगा। देखिए ये R है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा? तो पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव कौन है? वो H+ है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो इससे अट्रैक्ट होगा और R में H कंबाइन हो जाएंगे और इस तरह से हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। इसको आप लोग देख रहे हो, जो MgX है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होंगे? तो पार्शियल निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, तो ये इस तरह से कंबाइन कर लेंगे और हम लोग को MgNHR के फॉर्म में हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म इस तरह से फॉलो करते हैं। तो इनके हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। CH3MgBr ये हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए और अमीन के साथ हम लोगों ने रिएक्ट कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिले CH4 और MgNH2CH2 CH3Br, इस तरह से हम लोग को एज ए प्रोडक्ट फाइंड हुआ। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो अमीन से किस तरह के रिएक्शन करते हैं और वो किस तरह के मैकेनिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ सारे मैकेनिज्म को भी देख लिया और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया कि वो किस तरह से ये मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, किस तरह से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फ्यूल से रिएक्शन कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग फ्यूल से अब रिएक्शन करा के देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग फ्यूल से रिएक्शन कराएं तो ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे
कि अभी हम लोग जितने भी रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होंगे। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? तो इससे भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और MgSrx हम लोग को मिलेंगे। इस तरह से हम लोग को एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोसीड होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से ब्रेक होते हैं? वो R माइनस के फॉर्म में ब्रेक होंगे। R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेंगे, MgX रहेंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और HSR जो फ्यूल है वो इस तरह से ब्रेक होंगे, H प्लस और SR माइनस, H प्लस और SR माइनस के फॉर्म में ब्रेक होंगे। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और SR डैश के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो R है, R किससे अट्रैक्ट होगा? तो ये H प्लस से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले से अट्रैक्ट होगा, और R में H इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिले। जो MgX है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा? तो निगेटिव चार्ज वाले से अट्रैक्ट होगा। तो निगेटिव चार्ज वाले कौन है? SR डैश है, तो ये इससे अट्रैक्ट होगा और कंबाइन कर लेगा, और इस तरह से हम लोग को MgSR डैश X मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फ्यूल से रिएक्शन भी देख लिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्यूल से किस तरह के रिएक्शन करते हैं और वो कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ये सारी रिएक्शन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और इनके आप लोग अच्छी तरह से नोट भी कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन H2S के साथ करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन H2S के साथ में हम लोग देखेंगे कि इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी H2S से रिएक्ट करता है तो वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग रिमेम्बर करेंगे। ये सारे रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही प्रोसीड होते हैं। और हम लोग ड्राई ईथर क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ये रिएक्शन प्रोसीड होंगे तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? तो यहाँ भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और MgSH हम लोग को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो H2S के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो ये किस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, उनका रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, तो इसको भी हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोग ऐसा मानते हो, समझते हो कि R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेंगे, MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो H प्लस और SH माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक होंगे। तो यहाँ हम लोग के पास जो R माइनस है, हम लोग के पास जो R माइनस है वो किससे अट्रैक्ट होंगे? तो R माइनस H प्लस से अट्रैक्ट होंगे, H प्लस से अट्रैक्ट होंगे, और ये कंबाइन कर लेंगे इस तरह से कंबाइन कर लेंगे और हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। जो MgX है ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप है, तो ये किससे कंबाइन करेंगे? तो पॉजिटिव चार्ज वाले निगेटिव चार्ज वाले से कंबाइन करेंगे। तो निगेटिव चार्ज वाले कौन है? तो SS जो है इनके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, तो ये इससे कंबाइन कर लेंगे और इस तरह से MgSH हम लोग को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का H2S के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट को फॉर्मेशन होता है और उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखा है तो उन सब का अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे कि इतने सारे हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन को डिस्कस किया है, तो फाइनली कंक्लूड क्या होते हैं। तो फाइनली कंक्लूड क्या होते हैं तो हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 1, द रिएक्शन ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX विथ ROH एल्कोहल के साथ जब भी रिएक्शन कराते थे तो हम लोग को फाइनली हाइड्रोकार्बन ही मिलते थे, ये आप लोगों ने देखा था। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ वाटर, हम लोग को क्या मिलते थे, वो भी हाइड्रोकार्बन ही मिलते थे, ये हम लोगों ने पहले देखा है। पॉइंट नंबर 3, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ NH3 गिव्स, ये भी हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, हम लोगों ने इसको भी पहले देखा था। पॉइंट नंबर 4, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ RNH2 गिव्स RH, ये भी हाइड्रोकार्बन ही देते थे, इसको भी हम लोगों ने देखा था। पॉइंट नंबर 5, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ H2S गिव्स RH, ये भी हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, इसको भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही देखा है। पॉइंट नंबर 6, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ R-SH गिव्स, ये भी हाइड्रोकार्बन ही देते हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइनली कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो भी हम लोगों ने अभी तक रिसेंटली रिएक्शन को डिस्कस किया है, तो हम लोग फाइनली कंक्लूड क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि ऑल दीज रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन को डिस्कस किया है, तो उससे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सारे रिएक्शन से हम लोग को हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, इससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इसका मेन कंक्लूजन यही है कि इन सारे रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। सो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब तक हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन को डिस्कस किया है, उसके बेस पर आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं, तो आप लोग एज ए होमवर्क उसको प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके सॉल्यूशन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आप लोग इसको कैसे सॉल्व किए हो इसको भी आप लोग बताएंगे, और इसको सॉल्व करने में आप लोग को क्या डिफिकल्टी हुई हो इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन, अब हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे इन द फ्रैंकलिन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स। अल्काइल हैलाइड्स का जो भी रिएक्शन होगा वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। द रिएजेंट यूज्ड इज Zn इन ड्राई ईथर, और ये भी जो रिएक्शन होगा वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा, और वहां पर जो जिंक होंगे, वहां पर जो जिंक होंगे ये एज ए रिएजेंट वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि जो फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड्स का जब भी रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होते हैं, और यहाँ पर जिंक एज ए रिएजेंट यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक किस तरह से रिएक्शन होते हैं यहाँ पर लोग देख सकते हो, ये है एल्काइल हैलाइड और ये भी है एल्काइल हैलाइड, और जिंक से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होते हैं तो क्या मिले हम लोग को, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि 2 R कंबाइन कर गए, हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल गए, और ZnH2 हम लोग को एज ए प्रोडक्ट भी मिले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मेन पॉइंट, दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन एंड हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये एक कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन मतलब जैसे आप लोग कपलिंग करते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उस तरह से ये भी अपना कपलिंग करता है। जैसे देखो लाइक लाइक्स लाइक, मतलब एक जो जिसको पसंद करेगा उसी से वो कंबाइन करेगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो आर है वो आर से कपलिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कपलिंग प्यार मोहब्बत वाली बात यहाँ पर भी चल रही है। जो दोनों आर रहेंगे वो आपस में कंबाइन कर लेंगे और हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि ये एक दूसरा एल्काइल हैलाइड है, ये एक दूसरा एल्काइल हैलाइड है, किंतु इन दोनों का जो आर है वो कंबाइन कर दिया है, तो इसी को हम लोग कपलिंग बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन जैसे आप लोग कपलिंग करते हो उसी तरह से ये भी कपलिंग करता है, और फिर हम लोग को एज ए बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, Zn H2 हम लोग को मिलेंगे।
तो इसी को यहाँ पर बताया गया है, दिस इज ए कपलिंग रिएक्शन एंड हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। हाइड्रोकार्बन हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे और ये कपलिंग रिएक्शन है। एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो, CH3Cl, Zn और CH3Cl, ये दोनों जो एल्काइल हैलाइड है, CH3Cl और CH3Cl दोनों डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, और Zn से यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर CH3 का कपलिंग हो जाएगा। ये जो CH3 है, ये जो आप लोग CH3 देख रहे हो, ये CH3 और ये CH3, ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों का कपलिंग होगा। ये दोनों एक जैसे हैं तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लेंगे और यहाँ पर कपलिंग कर लेंगे, CH3 दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और ये जो ZnCl और ये Cl है, तो ये कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ZnCl2। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दोनों कंबाइन कर लिए हैं, दोनों डिफरेंट थे और दोनों कंबाइन कर लिए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग बोलते हैं। तो इसको जो फ्रैंकलिन रिएक्शन है, इसको हम लोग एज ए कपलिंग रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दिस रिएक्शन फॉलोज बोथ फ्री रेडिकल एंड आयनिक मैकेनिज्म। इसमें फ्री रेडिकल का भी फॉर्मेशन होता है और आयनिक मैकेनिज्म भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रैंकलिन रिएक्शन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होते हैं। वुड्स रिएक्शन हम लोग अब देखेंगे। वुड्स रिएक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कई मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे, जो सोडियम मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेंगे। जो भी सोडियम मेटल होते हैं वो पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये सोडियम मेटल है और ये पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। ये एक पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया है, Na प्लस के फॉर्म में हो गया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड होंगे। तो अब होंगे स्टेप नंबर 2। तो इसमें क्या होंगे, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो हम लोग को एल्काइल हैलाइड मिलेंगे, जो एल्काइल हैलाइड है, तो इसके ऊपर ये एल्काइल हैलाइड किस तरह से ब्रेक होंगे, तो ये R प्लस में ब्रेक होंगे, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जो X होंगे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हम लोग को ये जो इलेक्ट्रॉन मिला है, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किससे, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये देखिए, ये एल्काइल हैलाइड है, ये आप लोग देख रहे हो, ये एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट कौन है, एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ये है। एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ये है, आर आर प्लस। ये है एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट, ये आप लोग देख रहे हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्ट, एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हम लोग के पास, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से फ्री रेडिकल बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। एल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये क्या है, एल्काइल फ्री रेडिकल है, ये एक एल्काइल फ्री रेडिकल है, आप लोग देख रहे हो, ये एल्काइल फ्री रेडिकल है। और यहाँ पर हम लोग को X माइनस हम लोग को मिलेंगे। तो इसके बाद अब स्टेप नंबर 3 होंगे। तो स्टेप 3 में क्या होंगे, टू डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स कंबाइन। दो डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स, इस तरह के दो डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स होंगे, एक आर रेडिकल और ये एक आर रेडिकल। ये दोनों डिफरेंट तरह के एल्काइल रेडिकल्स हैं, कंबाइन टू गिव ए सिमेट्रिकल अल्केन्स एज द फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विथ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये दोनों इस तरह से कंबाइन कर लेंगे और सिमेट्रिकल अल्केन्स अल्केन्स बना देंगे। सिमेट्रिकल अल्केन्स इस तरह से बनाएंगे।
इसमें आप लोग देख सकते हो। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं। देखो, टू डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि दो डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स है। तो डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स हैं और ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन्स, और ये कंबाइन कर क्या बनाएंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन्स बनाएंगे, सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाएंगे। और क्या होंगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें इवन नंबर है। आप लोग देख रहे हो कि दो कार्बन एटम है, सॉरी यहाँ पर इवन कार्बन एटम के नंबर क्या होंगे? वो इवन होंगे, वो इस तरह से होते हैं स्टेप 3। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, ये किस तरह से होते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन में, तो इसमें मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे? जो सोडियम मेटल होंगे वो पहले तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वो सोडियम मेटल जो है वो इस तरह से पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 होंगे, इसमें क्या होंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ये है, एल्काइल हैलाइड का पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ये है, और ये पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। एल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और इसके बाद एल्काइल फ्री रेडिकल बनते हैं। ये देख रहे हो कि एल्काइल फ्री रेडिकल है और X माइनस है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 होंगे, टू डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स कंबाइन टू गिव ए सिमेट्रिकल अल्केन्स। वो इस तरह के हम लोग को दो अल्काइल के फ्री रेडिकल मिलेंगे और ये कंबाइन कर लेंगे इस तरह से। कंबाइन कर क्या बनाएंगे? सिमेट्रिकल अल्केन बनाएंगे, वो इस तरह से सिमेट्रिकल अल्केन बनाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट विथ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये इवन नंबर होंगे। ये आप लोग पूरा देख लिए हो और आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग स्टेप वाइज नोट कर लेंगे। इस तरह से आप लोग इन सारे पॉइंट्स को स्टेप वाइज नोट कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन में आयनिक मैकेनिज्म। अभी हम लोगों ने क्या देखा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा। अब हम लोग देखेंगे आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि ये भी मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं, ये भी मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं। तो इसमें हम लोग स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में 2 एटम्स ऑफ सोडियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सोडियम के 2 एटम हम लोग लेंगे, सोडियम के हम लोग 2 एटम लेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि 2 सोडियम के एटम लिए हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किए हैं। तो हम लोग के पास 2 सोडियम आयन हो जाएंगे, हम लोग के पास 2 सोडियम आयन हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 प्रोसीड होंगे। द एल्काइल पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एब्जॉर्ब्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स ए कार्बेनाइन। जो एल्काइल पार्ट होंगे, एल्काइल पार्ट कौन होंगे? ये आप लोग देख रहे हो कि एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के एल्काइल पार्ट कौन है? तो एल्काइल हैलाइड के एल्काइल पार्ट ये है R प्लस, जो R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये है एल्काइल हैलाइड के एल्काइल पार्ट। तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? तो ये इसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज फिर डेवलप होंगे और ये कार्बन आयन बना लेंगे। ये क्या बनाएंगे? ये कार्बन आयन बना लेंगे। ये कार्बन आयन बना लेंगे, आप लोग देख रहे हो, और फिर हम लोग को X माइनस यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 प्रोसीड होंगे। तो इसमें क्या होंगे? द एल्काइल कार्बन आयन रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड। ये जो एल्काइल कार्बन आयन इसकी बात हो रही है, एल्काइल कार्बन आयन रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड बाय SN2 मैकेनिज्म
and form a symmetrical alkanes which is the major product of Woods reaction। ये जो एल्काइल पार्ट है कार्बन आयन के, तो ये फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये एल्काइल हैलाइड है, इससे कार्बन आयन एल्काइल पार्ट ये रिएक्ट करेगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू करेगा, मतलब वन स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होंगे। वन स्टेप में SN2 के थ्रू ये रिएक्ट करेंगे और इसके बाद क्या बनाएंगे? सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाएंगे। ये दोनों कंबाइन कर लेंगे इस तरह से। ये जो एल्काइल पार्ट हो गए और यहाँ पर इस तरह से रहेंगे और ये दोनों कंबाइन कर लेंगे और इस तरह से सिमेट्रिकल अल्किन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आयनिक मैकेनिज्म देख लिया है कि आयनिक मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड होते हैं, वो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, तो किस तरह से इनका मैकेनिज्म है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि पहले तो जो भी रिएक्शन हो रहे थे तो उनमें हम लोग सिर्फ ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते थे। ड्राई ईथर का हम लोग इस्तेमाल करते थे, किंतु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम भी लेते हैं। यहाँ हम लोग सोडियम भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सोडियम को हम लोग क्यों यहाँ पर इंक्लूड करते हैं? आप लोग ऐसा सोचते होंगे, सोडियम को हम लोग यहाँ पर ड्राई ईथर के साथ में क्यों इंक्लूड करते हैं? व्हाई इज ड्राई ईथर यूज्ड विथ सोडियम? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो रीजन है, पॉइंट नंबर 1, ड्राई ईथर इज यूज्ड विथ सोडियम टू प्रोटेक्ट द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। जो भी रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहेंगे उसे रिएक्शन को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए हम लोग ड्राई ईथर को यूज करते हैं सोडियम के साथ में। और जो पॉइंट नंबर 2 है, ड्राई ईथर इज यूज्ड विथ सोडियम टू प्रोटेक्ट द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और रिएक्शन में जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सोडियम उसे अफेक्टेड ना हो जाए, तो इस कारण से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राई ईथर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राई ईथर का यूज क्यों हम लोग करते हैं, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया हम लोग क्यों करते हैं। जो भी रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे तो वो सोडियम को अफेक्ट न कर दे, इसलिए हम लोग ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोडियम को अफेक्ट न कर दे, तो इस कारण से हम लोग ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। इवन एंड सिमेट्रिकल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जो भी वुड्स रिएक्शन होंगे तो उसमें हमेशा इवन ही जो हाइड्रोकार्बन बनेंगे, इवन जो एल्किन्स बनेंगे वो इवन कार्बन वाले होंगे और वो सिमेट्रिकल होंगे, और वो मेजोरिटी में वही बनते हैं। जो सिमेट्रिकल एल्किन्स होंगे वो मेजोरिटी में ही बनते हैं ये वुड्स रिएक्शन में। तो इस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देख लिया। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। ड्राई ईथर कीप्स द रिएक्शन कंडीशंस ड्राई एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। सोडियम डज नॉट रिएक्ट विथ ड्राई ईथर, और सोडियम जो है ड्राई ईथर से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसलिए हम लोग ड्राई ईथर को सोडियम के साथ में इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग के प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं, तो इस क्वेश्चन को अपने कंसेप्ट के बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे एज ए होमवर्क, और इसके भी जो आंसर आप लोग को मिलेंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और आप लोग इसको कैसे सोल्व किए हैं वो भी बताएंगे, और इसको सोल्व करने में आप लोग को क्या डिफिकल्टी हुई है इसको भी आप लोग बताएंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वुड्स रिएक्शन में। अब हम लोग देखेंगे डिसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक हैलोअल्कीन्स। डिसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेलोअल्कीन्स undergo intermolecular cyclization. This happens in the same way as the disubstituted acyclic molecules and gives cyclic molecules when they undergo Wurtz reaction. ये आप लोग को अच्छी तरह से नहीं समझ में आया होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जैसे देखिए,
इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, आप लोग इतना तो जानते होंगे, ये है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है। तो इसका सोडियम और ईथर के, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि दिस हैपेंस, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होते हैं। ये तो ओपन चेन है, जो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है, ये आप लोग देख रहे हो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन है, तो ये तो ओपन चेन के फॉर्म में है, आप लोग देख रहे हो, तो ओपन चेन के फॉर्म में है। और सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब भी इसका रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, यहाँ पर जो वर्ड है, तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ये होता है। जैसे ये जो ओपन चेन है, तो ये इसी तरह अपने आप में ये कंबाइन करके एक साइकिल बना लेगा और इस तरह से इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि डिसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक हैलोअल्कीन्स अंडरगो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर। ये आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, वो 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन है, 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन है। तो इसका रिएक्शन जब भी सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा तो इसका क्या होगा, तो इसका भी होगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। ये आप लोग देख रहे हो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ये प्रोसेस यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ से क्लोरीन इलिमिनेट होगा और यहाँ से भी क्लोरीन इलिमिनेट होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट होगा और ये दोनों इस तरह से कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो इस तरह से कंबाइन करके इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब भी डिसब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक हैलोअल्कीन्स होंगे वो undergo intramolecular cyclization. This happens in the same way as desubstituted acyclic molecules and gives cyclic molecules when they undergo Wurtz reaction. ये आप लोग देख रहे हो कि ये सारे एसाइक्लिक थे, देखो ये एसाइक्लिक थे, ये एसाइक्लिक थे और इस रिएक्शन के अंडरगो गए तो ये क्या हो गए, ये साइक्लिक हो गए। ये भी इस पॉइंट पे एसाइक्लिक थे और आफ्टर रिएक्शन ये भी साइक्लिक हो गए। तो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन ऑफ 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ये जो रिएक्शन है वो भी मल्टीपल स्टेप में होते हैं, तो इसमें हम लोग स्टेप नंबर 1 देखेंगे। स्टेप नंबर 1, 2 एटम्स ऑफ सोडियम लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे दो सोडियम एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 सोडियम आयन हम लोग को मिलेंगे, 2 सोडियम आयन मिलेंगे और हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह से हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसके बाद क्या होंगे, स्टेप नंबर 2, द 2 इलेक्ट्रॉन्स lost by sodium metal attack the carbon atoms containing the halogens। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये हेलोजन है क्लोरीन और ये भी एक क्लोरीन। तो हम लोग को जो ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के पास जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ अटैक करेगा, वो इसी पॉइंट पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन का इलिमिनेशन होगा। द 2 इलेक्ट्रॉन्स lost by sodium metals, इसकी बात हो रही है। अटैक द कार्बन एटम, ये यहाँ पर कार्बन पर अटैक करेंगे। किस कार्बन एटम पे अटैक करेंगे, जिसपे हेलोजन है, कंटेनिंग हेलोजन। तो इस हेलोजन वाले कार्बन पे अटैक होगा और हेलोजन का इलिमिनेशन होगा। एज ए रिजल्ट द हेलोजन्स आर इलिमिनेटेड, और हेलोजन का इलिमिनेशन हो जाएगा। हाइलाइट्स एज इलिमिनेटेड एज हाइलाइट्स एंड 2 फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इन सिंगल मोलिक्यूल्स, और ये दोनों हाइलाइट के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। आप लोग देख रहे हो कि 2 क्लोरीन बाहर निकल गए और ये क्या हो गए,
टू फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इन सिंगल मोलिक्यूल, और एक ही मोलिक्यूल में दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है। ये कैसे हुआ है इसको एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। देखिए पहले क्या होगा, हम लोग के पास दो सोडियम एटम होंगे और ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या होगा, दो सोडियम आयन होंगे, दो सोडियम आयन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इस तरह से दो सोडियम आयन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाद क्या होगा, जो हम लोग हाईलाइट लेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन एटम पर अटैक करेंगे, जो कार्बन एटम हैलोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो कार्बन एटम के पास हैलोजन है, तो इसके पास हैलोजन है और इसके पास भी हैलोजन है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। आप लोग देख रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अटैक होगा और इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भी अटैक होगा, और ये क्लोरीन जो है ये बाहर चला जाएगा, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और यह क्लोरीन भी इलिमिनेट हो जाएगा। और फिर हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ से तो हमारा क्लोरीन चला गया, यहाँ से भी क्लोरीन चला गया, तो यहाँ पर क्या होंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। आप लोग देख सकते हो इस तरह से रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो इस पॉइंट को अभी आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि हम लोग के पास दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 3 देखेंगे। ये स्टेप नंबर 3 में क्या होते हैं, तो स्टेप नंबर 3, द टू फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बॉन्ड एंड फाइनल साइक्लाइड प्रोडक्ट। यहाँ जो आप लोग देख रहे हो कि जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, इस तरह से जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, जो दो फ्री रेडिकल हम लोग को मिले थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और इसका क्या होगा, साइक्लाइड प्रोडक्ट हो जाएगा। ये दोनों कंबाइन कर इस तरह से एक साइक्लाइड प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये साइक्लाइड प्रोडक्ट हो गया है। तो इसका भी हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया है कि ये किस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहले सोडियम एटम रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को पहले बाहर निकालेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, जिस कार्बन के पास हैलोजन है। जो कार्बन एटम हैलोजन को रखते हैं, उस कार्बन के ऊपर वो अटैक करेगा और हैलोजन को इलिमिनेट कर देगा। जब हैलोजन इलिमिनेट होगा तो दो क्या होंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे और ये फर्दर साइक्लाइड हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे हो, तो इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन विथ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। हम लोगों ने देखा कि ये रिएक्शन एक तरह के एल्काइल हैलाइड में हो रहे हैं, और अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड रहेंगे तो रिएक्शन किस तरह के होंगे, तो हम लोग अब ये देखेंगे। आप लोग देख रहे हो ये है टाइप 1 एल्काइल हैलाइड और ये है टाइप 2 एल्काइल हैलाइड, और हम लोग के पास दो सोडियम तो है ही, दो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएंगे। ड्राई ईथर और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अटैक होगा, तो क्या होगा, दोनों आर यहाँ पर कपलिंग कर लेंगे इस तरह से, और हम लोग को 2NaX का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने जो दो एल्काइल हैलाइड लिए हैं, हम लोगों ने दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए हैं। आप लोग देख रहे हो कि दो डिफरेंट हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड लिया है। तो यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आर है और ये जो आर डैश है, आप लोग देख रहे हो कि ये आर और आर डैश दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ये दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आर और आर डैश यहाँ पर जब अलग अलग होंगे, जैसे आर इज CH3 और आर डैश इज CH2 CH3,
इस तरह से जब भी होंगे तो रिएक्शन किस तरह से होंगे, तो देखिए ये रिएक्शन CH3Cl और CH2CH3Cl, तो इस तरह से दो हम लोग के पास एल्काइल हैलाइड रहेंगे, एक एल्काइल हैलाइड ये है और अनदर एल्काइल हैलाइड ये है। तो यहाँ सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो ये जो दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन और सोडियम ये कंबाइन कर लेंगे और ये दोनों फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएंगे और फर्दर कंबाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से होंगे। ये जो क्लोरीन क्लोरीन और सोडियम ये अलग कंबाइन कर 2NaCl बनाएंगे। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होंगे, तो ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप दोनों आपस में कंबाइन करेंगे इस तरह से CH3 CH2 CH3 इस तरह से कंबाइन करेंगे, या इस तरह से भी कंबाइन होगा, प्लस में भी बनेगा CH3 CH3 इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होगा। फिर CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस में ट्रेस ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स, और इसके जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक ये बना, यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन बना और ये एक अनदर हाइड्रोकार्बन बना, तो यहाँ भी एक हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं और एक अनदर हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो इनके कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे। अल्कीन्स विथ बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑब्टेन्ड, तो इसमें जो है हम लोग को अल्कीन्स मिलेंगे, जो हम लोग को अल्केन्स मिलेंगे तो इसमें जो कार्बन के नंबर होंगे वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो ऑड है और यहाँ पर क्या है, इवन है। तो इस तरह से हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल सकते हैं, ऑड कार्बन एटम्स वाले भी और इवन कार्बन एटम्स वाले भी। इन दिस केस वी गेट ए मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, हम लोग मिक्सचर भी लेते हैं। जैसे देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये एक अनदर हाइड्रोकार्बन है, तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को तो एक मिक्सचर ही तो मिल गया। ये एक दूसरे टाइप का हाइड्रोकार्बन है और ये एक दूसरे टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो हम लोग को रिजल्ट में क्या मिला, हम लोग को तो एक तरह से मिक्सचर ही मिल गया। तो इसी बात को बताया गया है कि इन दिस केस वी गेट ए मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, द सेपरेशन ऑफ सच अल्केन्स इज आल्सो डिफिकल्ट, और इस तरह के जो मिक्सचर मिलते हैं तो ये दोनों अल्केन्स का जो सेपरेशन है वो डिफिकल्ट होता है, वो इजी नहीं होता है। इट इज नॉट ए प्रीफर्ड मेथड टू ऑब्टेन अल्केन्स विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये जो प्रिपरेशन का मेथड है इसको प्रीफर नहीं किया जाता है। जब भी हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेना चाहेंगे तो हम लोग इसमें सक्सेस नहीं पा पाएंगे, तो इस कारण से ये जो मेथड है इसको प्रीफर नहीं किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग वुड्स रिएक्शन का कुछ लिमिटेशन भी देखेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन तो देख लिया, अब हम लोग वुड्स रिएक्शन के कुछ लिमिटेशन भी देखेंगे। तो लिमिटेशन में हम लोग देखेंगे, लिमिटेशन में लिमिटेशन नंबर 1, व्हेन द सेम एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड, जब भी एल्काइल हैलाइड रहेंगे, जब सेम रहेंगे तो अल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑब्टेन्ड। जब भी जो देखिए ये दोनों अगर सेम रहेंगे, दोनों अगर सेम एल्काइल हैलाइड रहेंगे तो जो भी हम लोग को रिजल्ट ऑब्टेन होगा, जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा तो वो क्या होंगे, तो वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें होंगे। जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे देखिए इस तरह से हम लोग को जो भी प्रोडक्ट मिलेगा तो इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। जब एक तरह के एल्काइल हैलाइड रहेंगे उनका जब भी रिएक्शन होगा तो एक तरह इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे, वो जब भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा उसमें। बट व्हेन डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड
ए मिक्सचर ऑफ अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। और जब डिफरेंट तरह के एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, जैसे RX, R-X, इस तरह के जब भी हम लोग एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिक्सचर मिल जाएगा। हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिक्सचर मिल जाएगा। मिक्सचर कैसा मिलेगा? जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, क्या मिला हम लोग को? इस तरह से RR, R- और RR, इस तरह से हम लोग को मिक्सचर मिल जाता है। हम लोगों ने पहले भी देखा प्रीवियस स्लाइड में कि हम लोग को मिक्सचर मिल जा रहा था। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जनरली वुड्स रिएक्शन इज प्रेफरेबली यूज्ड टू सिंथेसाइज अल्कीन्स विथ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ये वुड्स रिएक्शन जनरली किसमें यूज किए जाते हैं? तो ये ज्यादा यूज किए जाते हैं जब भी एल्किन्स होते हैं, उनमें से इवन नंबर ऑफ जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे उनको बाहर निकालने के लिए इस तरह के रिएक्शन को जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये लिमिटेशन है और ये भी जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस सिंथेसिस का जनरल रिएक्शन क्या होता है? इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है? तो जनरली होता है RX, R2CuLi। तो प्रोडक्ट क्या होंगे? प्रोडक्ट क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे RR-RCuLiX। तो ये आप लोग इतने सारे टर्म देख रहे हैं, तो ये टर्म आप लोग को अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो ये क्या है? देखिए, जो ये RX है वो क्या है? RX इज एन एल्काइल हैलाइड। ये तो एल्काइल हैलाइड है। R2CuLi, जो R2CuLi है, ये क्या है? गिलिमान्स रिएजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गिलिमान्स रिएजेंट बोलते हैं। गिलिमान्स रिएजेंट बोलते हैं। और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हो कि कार्बन और मेटल के बॉन्ड है। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन और मेटल के बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और जो यहाँ आप लोग RR डैश देख रहे हैं, वो RR डैश क्या है? ये डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है RR डैश। RCu एंड LiX आर द साइड प्रोडक्ट। RCu और LiX जो है ये साइड प्रोडक्ट है। तो इस तरह से कोरे हाउस सिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हेयर द CuLi बॉन्ड इज प्रिफरेबली आयनिक। CuLi जो बॉन्ड होते हैं, ये जो आप लोग CuLi बॉन्ड देख रहे हैं, कॉपर और लिथियम, इनके जो आप लोग बॉन्ड देख रहे हैं CuLi बॉन्ड, वो जनरली क्या होते हैं? वो आयनिक होते हैं। CuLi बॉन्ड क्या होते हैं? ये आयनिक होते हैं। ये जनरली आयनिक बॉन्ड होते हैं। CuLi के बॉन्ड जनरली आयनिक होते हैं। व्हाइल RCu इज प्रिफरेबली कोवलेंट। और जो RCu होते हैं, RCu, यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो RCu है, तो ये जनरली क्या होते हैं? ये कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट क्यों होते हैं? ये भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये दोनों के बिल्कुल मिड में होते हैं। तो इस कारण से इसको हम लोग कोवलेंट बोलते हैं। तो RCu इज प्रिफरेबली कोवलेंट, ये कोवलेंट होते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है R और कॉपर के, वो बहुत ही कम होते हैं। तो इस कारण से कोवलेंट होते हैं। सिंस द एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द मेटल एटम, इट हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो R है,
आर है एल्काइल ग्रुप, ये आर एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन मेटल एटम से ये अटैच है, एल्काइल ग्रुप जो है वो मेटल एटम से अटैच है, इट हैज पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज भी आ जाते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, किंतु इनके बीच का जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है आर और Cu के बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो वेरी लेस है, तो इस कारण से जो बॉन्ड होंगे वो कोवलेंट कैरेक्टर के होंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, जैसे इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हो कि आर Cu के जो बॉन्ड होते हैं वो प्रिफरेबली कोवलेंट होते हैं, क्योंकि इनके और इनके जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो कम होते हैं, और कॉपर और लिथियम के जो बॉन्ड होते हैं वो प्रिफरेबली आयनिक होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आयनिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी देखा कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस में हम लोगों ने काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस के मैकेनिज्म को देखेंगे, कोरेहाउस सिंथेसिस के मैकेनिज्म को भी हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे द पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड कौन है, ये आप लोग देख रहे हो कि एल्काइल हैलाइड है, तो इसके पार्शियल पॉजिटिव पार्ट आप लोग समझ गए होंगे, ये आर है, आर प्लस, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर आर की बात हो रही है। एंड पार्शियल निगेटिव पार्ट ऑफ द गिलिमांस रिएजेंट, पार्शियल निगेटिव पार्ट ऑफ गिलिमांस रिएजेंट कौन है, ये आर है, पार्शियल निगेटिव पार्ट ये आप लोग को बताया है कि ये गिलिमांस रिएजेंट है, ये गिलिमांस रिएजेंट है, तो इनके पार्शियल निगेटिव पार्ट कौन है, तो इनके पार्शियल निगेटिव पार्ट आर है। कंबाइन टू गिव द फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट, और ये कंबाइन कर फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट देते हैं, RCU एंड LiX आर द साइड प्रोडक्ट, और जो RCU और LiX होते हैं ये साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। जैसे देखिए, ये तो एल्काइल हैलाइड का ये तो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट हो गए, और ये जो आर हैं ये गिलिमांस रिएजेंट के पार्शियल निगेटिव पार्ट हो गए, गिलिमांस रिएजेंट के पार्शियल निगेटिव पार्ट हो गए, और ये कंबाइन कर लेंगे। इसका जब यहाँ पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हेलोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये आर और ये आर आपस में कंबाइन कर लेंगे, इस तरह से ये कंपाउंड बना लेंगे, और जो कॉपर रह गए, कॉपर रह गए और आर, ये दोनों कंबाइन कर RCU बना लेंगे, ये एक साइड प्रोडक्ट के रूप में रहेंगे, एज ए साइड प्रोडक्ट रहेंगे। और जो लिथियम बच गए, लिथियम और हेलोजन यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि लिथियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और हेलोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं, इतना आप लोग जानते होंगे। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे और LiX बना लेंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स विथ एन इवन एंड ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो रिएक्शन है कोरेहाउस सिंथेसिस, ये जनरली कब यूज किए जाते हैं, जब हम लोग को अल्केन्स जो फाइंड करना होता है जिसमें इवन और ओड दोनों नंबर में कार्बन एटम्स हो। हम लोग को ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसमें इवन भी हो या ओड भी हो, तो इस तरह के कंपाउंड को फाइंड करने के लिए हम लोग ये कोरेहाउस सिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स विथ ओड नंबर ऑफ कार्बन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स विथ ओड नंबर ऑफ कार्बन्स, जब भी हम लोग अल्केन्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग को ओड, जब भी हम लोग अल्केन्स बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, उसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो कैसे होंगे, जैसे देखिए द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड, द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आप लोग देख सकते हो कि ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है,
विथ गिलिमांस रिएजेंट, गिलिमांस रिएजेंट से रिएक्शन किया, गिव पेंटेन एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि हम लोग को रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला है, फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिला है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओड है, ओड कार्बन एटम है। इसमें जो हम लोग को कंपाउंड मिला है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओड है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ गिलिमांस रिएजेंट गिव पेंटेन एज द फाइनल प्रोडक्ट। और ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं, जब हम लोग को जो कंपाउंड चाहिए उसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग को होने चाहिए, तब हम लोग इस तरह के रिएक्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब हम लोग को अल्केन्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड आप लोग देख रहे हो विथ गिलिमांस रिएजेंट, गिलिमांस रिएजेंट से इसका रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, गिव्स ब्यूटेन, ब्यूटेन एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि ब्यूटेन में आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ हम लोग को कार्बन एटम्स इवन नंबर में मिले हैं, और एज ए साइड प्रोडक्ट क्या हुए हैं, CH3 CH2 Cu और LiBr। इस तरह से हम लोग को एज ए साइड प्रोडक्ट मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी कोरे हाउस सिंथेसिस होते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग को ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए हम लोग को अपने प्रोडक्ट में, तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को फॉलो करेंगे। जब हम लोग को इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट में, तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, इसके बेस पर आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं। तो ये आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग एज ए होमवर्क इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इनके जो भी सॉल्यूशन है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और इसको आप लोग कैसे सॉल्व किए हैं ये भी बताएंगे। ये भी आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये भी आप लोगों को एज ए होमवर्क है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। और एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसको सॉल्व करने में आप लोग को जो भी डिफिकल्टी महसूस हो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इसके आंसर जो भी आए हों उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। इसके जो भी आगे के टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।